हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस जॉब एस्पायरेंट्स चैनल पर। और 3500 क्वेश्चंस की जो मैं सीरीज़ चला रहा हूं उसका ये पार्ट 10 है। ऑलरेडी 9 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे पार्ट्स का, आप आराम से उसे देख सकते हैं। एक सेपरेट प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, तो आप आराम से देख सकते हैं। मिसलिनियस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके होगा, साथ में विद फैक्ट्स भी होंगे उसके। और जो इम्पोर्टेंट होगा एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस या स्टेट एग्ज़ाम कोई भी हो, और यूपी ट्रिपल एससी और पीईटी के लिए, ठीक है। तो इन सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। और ये पूरे पार्ट्स लगभग 30 से 35 पार्ट्स मैं बनाऊंगा। जो भी मिसलिनियस होंगे आपको मेरे चैनल पे धीरे धीरे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 9 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे अच्छे उठाए हैं जो मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट्स हैं। और इस सीरीज़ के बाद हम क्वेश्चंस लेंगे सीजीएल, एसएससी सीजीएल ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से हम क्वेश्चन उठाएंगे, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के। और बेसिक्स से अगर आपको वीडियोस देखनी है या जानकारी लेनी है तो चैनल पे प्रियंका मैम है, वो पढ़ाती हैं। आप वो पूरा टॉपिक कवर करती हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। तो इन द एंड जो भी है, जो भी स्टूडेंट नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। बाकी का काम हम पे छोड़ देना। जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आपके लिए आएगा, आपके लिए आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ले लेना और वहाँ से ये वाला पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, देखिए ये एसएससी सीजीएल का नहीं, ये अभी बीपीएससी जो क्वेश्चन बीपीएससी में एग्ज़ाम हुआ था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 16th का, तो उसका ये पेपर है, उसमें से क्वेश्चन मैंने उठाया है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? यानी संविधान की 11वीं अनुसूची में जो विषय शामिल हैं वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। और इनमें से कौन सा है जो संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए 11वीं अनुसूची में पुस्तकालय भी शामिल है, ईंधन और चारा भी शामिल है, ग्रामीण खेल भी शामिल है और तकनीकी शिक्षण भी शामिल है। लेकिन ये उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये सारे ही शामिल है, मतलब ऑल ऑफ द अबव आप कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। बढ़ते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ, पहले देखते हैं क्या होता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन, यानी 73वां जो संशोधन हुआ था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 की जी में आपको मिलेगा। इस अनुसूची में 29 विषय हैं, मैंने बोला ना 29 विषय हैं ये। और ये अभी हम आगे दिखाएंगे कौन कौन से विषय हैं। 29 विषय हैं। इस अनुसूची में पंचायत की जो भी शक्तियाँ हैं, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कें और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल हैं। तो अनुसूची 11 में जो पंचायती राज से विषय जो भी शामिल हैं वो अनुसूची 11 में है। तो इसका राइट आंसर ये उपयुक्त में सभी ये होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के दायरे में रखे गए निम्नलिखित कार्य आइटम हैं। देखते हैं कौन कौन से कार्य हैं। देखिए ये है कृषि विस्तार है, भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी, मृदा संरक्षण है, मत्स्य उद्योग है, पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, लघु उद्योग है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग भी शामिल हैं, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, वाटरशेड विकास आदि शामिल हैं, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी शामिल है, लघु वनोपज शामिल है, पीने के लिए सुरक्षित पानी की व्यवस्था वो भी इसमें शामिल है, खादी ग्रामीण कुटीर उद्योग भी शामिल हैं, ईंधन और चारा, देखिए ऑप्शन में था ना ईंधन और चारा, ग्रामीण आवास भी शामिल है, ऑप्शन में था ये भी, बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण भी इसमें शामिल है, सड़क, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन हैं जो इसमें शामिल हैं। लगभग ये पूरे 29 विषय शामिल हैं, देखिए आप इसको पढ़ लेना। और मैं बस जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत भी शामिल हैं, गरीबी उन्मूलन, देखो ये भी था ऑप्शन में, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालय सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता पर, ये टॉपिक भी उसी में शामिल है, किसमें, पंचायती राज में, बाजार में मेले, महिला बाल विकास, परिवार कल्याण, विकलांग और मानसिक रूप से मदद लोगों के कल्याण हेतु सामाजिक कल्याण है, और वयस्क के लिए अनौपचारिक शिक्षा भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार इसको रिवाइज करना, पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको जरूर मिलेगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं सब बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये भी उसी में से उठाया मैंने, बीपीएससी 67th वाले पेपर में से ही, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है?
भारतीय संविधान जो है हमारा, उसका अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 300 है वो मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है, मुकदमे एवं कार्यवाही से ये संबंधित है। और वाद और कार्यवाहियाँ, भारत सरकार संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है और एक राज्य की सरकार राज्य के नाम से मुकदमा कर सकता है या कर सकती है। मुकदमा अधिनियम द्वारा किए जा सकने वाले भी प्रावधान इसके अधीन आ सकते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 301 जो है वो व्यापार ये वाला अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है। व्यापार वाणिज्य संगम की स्वतंत्रता से संबंधित है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से ये संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 76 हो गया और ये अनुच्छेद 301 हो गया, ये इससे शामिल है। और ये सरकारी ठेके वगैरह ये अनुसूची 11 का विषय है जो अनुच्छेद 243 में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए छोटा ताजमहल है, ये बीबी का मकबरा बोलते हैं इसे। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसको मैं जूम करता हूँ, आप इसको देखेंगे, एक सेकेंड। ये देखिए लगभग ताजमहल की कॉपी जैसा ही है। बीबी का मकबरा इज टॉम्ब लोकेटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र, औरंगाबाद के महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित है। इट वाज कमीशन बाय द 16th मुगल एम्पर, 16वें जो मुगल शासक थे औरंगजेब, उन्होंने 1660 में इसको बनवाया था। इन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट वाइफ, अपनी पहली पत्नी किसके दिलराज बानो बेगम की याद में ये उन्होंने बनवाया था। ठीक है, हाँ। बीवी के मकबरे का निर्माण, इसीलिए इसका नाम बीवी का मकबरा, इसे छोटा ताजमहल भी कहते हैं। बीवी का मकबरा जो है का निर्माण जो है मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी 1657 से 1661 के बीच में करवाया था। यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इस मकबरे का जो डिज़ाइन है अताउल्ला, यानी जो ताजमहल के निर्माता थे ना, उस्ताद अहमद लाहौरी, उनके पिता, चलिए उसके बेटे ने, इसके पिता कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, जो ताजमहल के वास्तुकार थे, विश्व प्रसिद्ध वास्तुकार थे। किसके? ताजमहल के आर्किटेक्ट थे। तो उनके बेटे ने ही इसका निर्माण करवाया था। मुगल बादशाहों की सूची देख लेते हैं। सबसे पहले मुगल बादशाह थे मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर थे। सॉरी, ये तो लास्ट थे। कहाँ? ये तो लास्ट थे। मुगल बादशाह पहले थे बाबर, दूसरे हुमायूं, तीसरे अकबर, चौथे जहांगीर और पाँचवें शाहजहां, छठवें औरंगजेब और सातवें बहादुर शाह जफर। तो अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। और अगर डीपली क्वेश्चन फ्रेम होता है तो वो पूछ सकते हैं सेकंड लास्ट कौन से थे, छठवें नंबर के, तो वो औरंगजेब थे। इन्होंने बीबी का मकबरा वगैरह बनवाया था। पहले मुगल बादशाह कौन थे? बादशाह बाबर। ठीक है, इनकी एक पुस्तक भी है तुजुके बावरी, आपको याद होगा, फेमस बुक है तुजुके बावरी। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी जो रियल इमेज है उसका जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा किस पर? समतल दर्पण पर। अच्छा, अगर आभासी प्रतिबिंब की बात हो, कभी भी आभासी प्रतिबिंब की बात हो तो वो हमेशा समतल दर्पण पर ही बनेगा। ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना, लेंस में और दर्पण में अंतर जरूर याद रखना, कभी कन्फ्यूज हो जाओ तो ये समतल दर्पण पे ही बनेगा आभासी प्रतिबिंब हमेशा। ठीक है, अच्छा इस इमेज से कुछ समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए ये एक मिरर है, मान लीजिए ये एक मिरर है। ठीक है, इसी पे समझा देता हूँ। ये एक मिरर है, इस पर ये पॉलिश हो रही है। ठीक है, ये मिरर है। एक वस्तु है, ये यहाँ पे खड़ी है। वस्तु को बोलते हैं बिंब, अब वस्तु की आकृति परछाई बोलते हैं प्रतिबिंब। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश छोड़ा जाता है, तो ये प्रकाश इससे टकराने के बाद वापस इसी दिशा में चला जाएगा। और एक प्रकाश यहाँ से जब तुम लाइट इस पर करोगे किसी दूसरे एंगल से, तो ये इस साइड में परावर्तित होकर निकलेगा। तो जो ये वाला कोण बनेगा ना, ये वाला कोण, ऐसे करके जो ये वाला कोण बनेगा, जो ये वाला कोण बनेगा इस कोण के बराबर होगा। बिल्कुल, ये वाले कोण और ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब इस कोण को, जैसे ये कोण बना है ऐसे करके, इसको तुम मिलाओगे कभी नहीं मिल सकते, कभी भी। ये इतना गैप होता चला जाएगा, इतना गैप होता, ये कभी नहीं मिल सकते। लेकिन अगर इसी को आभासी हम मिलाएं, आभासी तरीके से डॉट 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 करके ये, तो ये यहाँ पे एक जगह मिल जाएगा, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन आभासी रूप से। तो समतल दर्पण पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? समतल दर्पण।
एक समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब या दर्पण के पीछे बनाता है, ठीक है, दर्पण के पीछे ही इसका रियल इमेज बनेगा, ये आपको याद रखना है। आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पर परावर्तित या अपरिवर्तित जो प्रकरण है कटती हुई महसूस होती है। देखो यहाँ पे ये कटती है ना आपस में, यहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे ये प्रतिबिंब बनता है जब तक उसको पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। समतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ, समतल दर्पण कौन सा दर्पण है जिसका परावर्तक जो है पृष्ठ है समतल होता है, समतल दर्पण उसे कहते हैं। यानी इसका जो परावर्तक पृष्ठ है बिल्कुल प्लेन हो, इस टाइप का नहीं होगा, इस टाइप का बिल्कुल प्लेन सीधा होगा, ठीक है। और समतल दर्पण पे जो भी फोकस ऐसे मारी जाएगी सीधी, वो सीधी वापस उसी रेखा में चली जाएगी, ठीक है। और समतल दर्पण के कुछ गुण हैं, देखिए ये आप इसकी इसी से समझ गए होंगे गुण। तो देखिए समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, पहले ही बता दे, यहाँ पे भी लिखा है। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बिल्कुल दर्पण के पीछे यही बना है, यहाँ पे भी लिखा है, आप समझ गए होंगे। वैसे भी पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, वहाँ पे ये प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। जो वस्तु यहाँ पे है ना, मान लो ये 20 सेंटीमीटर दूर है, तो यहाँ जो इमेज बनेगा ना वो भी 20 सेंटीमीटर दूर पे ही बनेगा, कहना ये चाहता है ये, ठीक है। किसी भी चीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे और जो लेंस है आभासी उल्टा या सीधा या छोटा या बड़ा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समतल दर्पण पे पीछे की तरफ चित्र बनेगा, इमेज बनेगी, और वो भी वास्तविक जैसी ही बिल्कुल समान दूरी पर समान प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया या जिसने गोवा को जीत लिया था? तो वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। ये सबसे खतरनाक नाविक भी थे, कैप्टन कह सकते हैं आप हम इन्हें। और ये समुद्र के राजा के नाम से भी विख्यात हैं, किंग हैं ये समुद्र के, बहुत खतरनाक कैप्टनसी करते हैं समुद्र में ये। और तो ये इनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन्होंने गोवा को जीत लिया था सबसे पहले। अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा का पहला ड्यूक यानी पुर्तगाली एक सेनापति, एडमिरल और राजनेता था। इन्होंने हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाया, यानी हिंद महासागर में इन्होंने कब्जा किया था, भारत में ही तो आया था, हिंद महासागर यहाँ पे है ही है, ठीक है। हिंद महासागर में इन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाया, यानी पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ाया। उग्र और कुशल सैन्य कमांडर के रूप में अपनी अलग पहचान इन्होंने बनाई थी। बहुत ही उग्र और कुशल कमांडर थे ये। अपनी सेवाओं के दौरान इन्होंने इस्लाम धर्म से यानी मुस्लिमों से मुकाबला किया था, ईसाई धर्म का प्रचार किया था, अपनी मसालों के व्यापार को सुरक्षित भी रखा था। एशिया में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अल्बुकर्क गोवा को जीतने में कामयाब रहा, पहला पुर्तगाली जिसने गोवा को जीता था, और पहला पुर्तगाली था जिसने फारस की खाड़ी पर धावा बोला था। भयानक इसका निकनेम है, सागरों का शेर भी इसे कहते हैं, महान अल्बुकर्क भी इसी को कहते हैं, पूर्व का सीजर भी इसी को ही कहते हैं, और पुर्तगाल का मंगल भी इसी को ही कहते हैं। और इसे इन नामों से ये जाना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका रियल नेम था। इसके ये सारे निकनेम हैं, पूर्व का सीजर, महान, सागरों का शेर, भयानक, पुर्तगाल का मंगल, ये सारे इसके निकनेम हैं या उपनाम हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? देखिए राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में कंफ्यूज तो आप होंगे ही नहीं। ये है ध्वज गीत यानी झंडे वाला गीत, ठीक है। ये इसके निर्माता अलग हैं, इसके लेखक अलग हैं, इसके लेखक अलग हैं, और इसके लेखक ये हैं, ये भी अलग है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करनी है आपको। तो इसके जो लेखक हैं, गीत है विजय गीत, ये है ध्वज गीत है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शांत शक्ति सर साने वाला, सबके मन को भाने वाला, ऐसी शायद कुछ लाइनें हैं। तो ये श्याम लाल गुप्त पार्षद जी ने ये रचना की थी, ये ध्वज गीत है। और भारत के झंडा गीत या ध्वज गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की है। 19 फरवरी 1938 को प्रदर्शित किया गया था इसको सबसे पहले। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, कविवर और नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है, सबको पता है। और ये 52 सेकंड में ख़त्म किया जाता है। भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया था। कौन सा? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये वाला, ठीक है। इसे अंगीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और वंदे मातरम की बात कर लेते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत, बांग्ला और बांग्ला मिश्रित भाषा में ये रचित है, और 1882 में इसे प्रकाशित किया गया था। उपन्यास कौन सा था? आनंद मठ से इसे लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किए गए? तो ये लॉर्ड डलहौजी हैं। इनके इनके शासनकाल में जो है डाक टिकट वगैरह, रेल वगैरह, पटरियाँ वगैरह बिछाई गई थी। इनके शासनकाल में ही ट्रेन चली थी 1853 में। कहाँ से? मुंबई से ठाणे, 36 मील शायद उसने दूरी तय की थी। तो ये इनके ही राज्य में हुआ था, इनके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के में। ठीक है, ये हड़प नीति के शासक भी कह सकते हैं, हड़प नीति थी इनकी। और लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1854 में भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। इससे वैसे भारतीयों को फ़ायदा मिला है, देखिए, जिसने भारतीयों को उन वर्षों में पोस्ट कार्ड के द्वारा संवाद करने का नया तरीका मिल गया था। पोस्ट कार्ड से आपस में बातचीत करने का नया तरीका मिल गया था हर भारतीय को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और डलहौजी के कुछ कार्य हैं, देखिए, सारे ही अलग अलग टॉपिक हैं वैसे तो इनके शासनकाल के, जब ये शासन इन्होंने किया था भारत में, तो तब का इनका शासनकाल के ये सारे ही सुधार हैं जो सारे इम्पोर्टेंट हैं। सामाजिक सुधार है, व्यावसायिक सुधार, सिंचाई व्यवस्था, सैनिक सुधार, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा संबंधी सुधार, रेल तार या डाकघर की स्थापना। इन्होंने अपने 5 साल के लगभग शासनकाल में ये सारे सुधार किए थे। काम तो बहुत अच्छे अच्छे किए थे इन्होंने वैसे, जैसे कि ये सैनिक सुधार है, ये बहुत अच्छा कार्य था इनका। और ये रेल वगैरह, रेल पटरी वगैरह, ये अच्छा था। सिंचाई वगैरह, ये अच्छी कार्य थे इनके। लेकिन ये टॉपिक है लंबे लंबे, अगर कभी लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे इस पे भी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जॉब एस्पायरेंट्स बेल आइकन को दबा लेना। आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं जॉब एस्पायरेंट्स, या आप मिसलिनियस सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको दिखेगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप सिंपली मिसलिनियस भी सर्च करेंगे, मेरा नाम सर्च कर देंगे तो भी मेरी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 74। इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं? मैंने ट्रिक से याद किया है। देखो, रक्त किस में बहता है? नसों में, यानी दिल जो है ब्लड को पंप करता है। और दिल का संबंध होता है चाहत से, राइट। चाहत, चाहत होता है। चाहत में हम आर लगा दे तो हो जाएगा 74। 74 कैसे लिखा जाता है? ऐसे 74। बस मैंने इसको ऐसे याद कर लिया था, ठीक है। ये मैंने ट्रिक बनाई थी, खुद की ट्रिक है भाई, तो पसंद आए तो याद कर लेना, ठीक है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, इसका ये स्केल है, देखिए मैं इसको जूम करता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक सेकेंड, यस, अब ठीक है, देखिए। ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल बोले उदासीन, न्यूट्रल बोले तो उदासीन। शुद्ध जो पानी होता है ना, उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, प्योर वाटर का। मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ। अगर प्योर वाटर में गिनती करोगे तो वर्षा का जो जल है ना, वो प्योर वाटर है। या फिर बैटरियों में डाला जाता है, वो भी प्योर प्योर वाटर है, तो उसका पीएच मान होता है 7। लेकिन अगर आप बात करेंगे क्या बोलते हैं, चिकन वगैरह की, शायद इसकी इमेज में दिख जाए, मैं और आगे करके देखता हूँ, इसको नहीं है, ठीक, एक सेकेंड। देखिए, ये है गैस्ट्रिक, इसका पीएच मान अम्लीय होता है ना। अगर पीएच मान 7 से कम है, 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय होगा, कुछ कुछ खट्टा जैसा होगा। और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा। जैसे ह्यूमन ब्लेड है, थोड़ा क्षारीय टाइप का होता है। और हैंड शॉप है, ये भी क्षारीय होता है। सर्फ साबुन खा के देखना, थोड़ा क्षारीय सा लगेगा, सटक मत लेना। और ये हाउस होल्ड की बोतल है, ये भी क्षारीय लगेगी। टमाटर है, ये थोड़े खट्टे खट्टे होते हैं। ह्यूमन यूरिन होता है, मनुष्य का जो पेशाब होता है, यूरिन, वो भी अम्लीय होता है, ठीक है। और चलिए कुछ डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास डिटेल्स हैं इसकी। रक्त का जो पीएच है आमतौर पर थोड़ा थोड़ा क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में रसायन शास्त्री सोरेन पैडर या लॉरिट्ज सोरसेन, इनका ये पूरा नाम तो मत याद रखना, ये रख लेना, सोरसेन ने प्रस्तुत किया था सबसे पहले। पीएच का उपयोग जलीय घोल की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाने के लिए किया जाता है। पीएच का मान 7 जो होता है उसे उदासीन कह देते हैं। और पीएच का मान 14 को जो सबसे अधिक क्षारीय कहा जाता है। पीएच का मान जो 14 होगा उसे सबसे, ये रन 14 यहाँ देखिए, तो ये सबसे ज़्यादा क्षारीय हो गया। और अगर 0 की तरफ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अम्लीय हो गया, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, कुछ अम्लीय और कुछ क्षारीय, इनको छोड़ के कुछ अम्लीय और कुछ क्षारीय है। क्षारीय जो पदार्थ हैं उनके बारे में आप मुझे कमेंट में बताना। जैसे दही है, वो अम्लीय है या क्षारीय है, आप मुझे ज़रूर बताना, दही अम्लीय है या क्षारीय है।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो ये तीनों रोग मच्छर के काटने से होते हैं। ये जो इमेज है ये आपको दिख रही है, बैक्टीरिया की इमेज है, जीवाणु की इमेज है। और प्लेग है ना, ये जो जीव होते हैं जो कुतरते हैं, जैसे चूहा, चुकंदर, छुछंदर बोलते हैं, छुछंदर सॉरी। और ये जो कुतर के खाते हैं, उनकी वजह से होता है। वैसे मोस्टली ये चूहे के किसी वस्तु को काटने से, चूहे का जूठा या लार्वा खाने से प्लेग की बीमारी होती है, और ये बहुत खतरनाक महामारी थी। ठीक है, और पढ़ते हैं, टाउन, इसे टाउन भी कहते हैं या प्लेग, संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इसे टाउन पेस्ट आदि नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से कृंतक यानी कतरने वाले प्राणियों जैसे चूहे का रोग है। पास्चुरेला पोस्टिस नाम का इसमें एक जीवाणु होता है, पास्चुरेला नामक का। ठीक है, जैसे आपने, अगर मैं मलेरिया की बात करूं तो मलेरिया किस वजह से होता है? मादा एनाफिलीज से। ठीक है, ऐसे ही पास्चुरेला पेस्टिस नामक एक जीवाणु होता है, उससे होता है। और बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग हैं, देखिए, जैसे ये है टिटनेस, टीबी, और कुष्ठ रोग है, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, बाइटुलिज्म यानी भोजन विषाक्तता। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, ये भी जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। निमोनिया है, हैज़ा, प्लेग, टाइफाइड और काली खांसी, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। और ये यहाँ पे लिखा है, वैसे तो ये बैक्टीरियल इमेज भी एक इस टाइप की है, लेकिन ये बैक्टीरिया की इमेज है। इस टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, इसे कोरोना वायरस से वो मत करना, ये कोरोना भी एक वायरस ही है वैसे, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस में अंतर होता है। जो वायरस वाला क्वेश्चन आएगा, मैं वायरस के डिजीज़ आपको लिखवा दूंगा, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगर हिंदी में बताऊँ तो देखिए, जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, और विषाणु को वायरस बोलते हैं। तो विषाणु और जीवाणु में कन्फ्यूजन नहीं होना है या नहीं करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो जो परमाणु बम है उसका आविष्कार ऑटो हान जी ने किया था। ये उनकी इमेज है, इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। ये एक रासायनिक थे। ऑटो हान 8 मार्च 1879, 8 जुलाई 1968 तक इनका जीवन काल था। लगभग 89 ईयर्स की इनकी एज रही थी। एक जर्मन रासायनिज्ञ थे और रेडियोधर्मिता और रेडियो केमिस्ट्री के क्षेत्र में अग्रणी थे। इन्होंने परमाणु रसायन विज्ञान के पिता और परमाणु विखंडन के रूप में भी इनको जाना जाता है। फादर ऑफ परमाणु विखंडन के ये फादर हैं, और रसायन विज्ञान के पिता भी इन्हें हम कह सकते हैं। और प्रसिद्ध भौतिकवादी और रसायनवादी कौन थी? मैडम क्यूरी थी। इन्होंने रेडियम की खोज की थी, और इन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया है। और ये पहली महिला है जिन्हें फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में ही नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। मैडम क्यूरी हैं, इनके पति का नाम पियरे क्यूरी था। तो इनके पति का नाम, ये मैडम क्यूरी हैं और इनके पति का नाम पियरे क्यूरी था। इनको दोनों ही फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, और ये पहली महिला हैं जिन्हें ये दो बार नोबेल प्राइज़ मिला था। परमाणु शक्ति जो संयंत्र है किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर कार्य करता है परमाणु शक्ति। और किस प्रकार की विक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? विखंडन से, नाभिकीय विखंडन से या परमाणु नाभिकीय विखंडन से। अच्छा, एक होता है हाइड्रोजन बम और एक होता है परमाणु बम। जो हाइड्रोजन बम है ना, वो इससे ज़्यादा खतरनाक होता है परमाणु बम से भी। ठीक है, वो भी नाभिकीय विखंडन पे ही, रूल पे ही कार्य करता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी है टेलीग्राम पे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, अगर आपके जो भी चाहने वाले हैं या आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियली वीडियो रहेगी। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें, बुजुर्गों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।